स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित कैसे करते हैं, अगर असंतुलित रहा तो संतुलित क्यों किया जाता है, ये भी बताए थे आपको, उनके प्रकार के बारे में बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने बताया था आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ हो जाए तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण भी हो अवकरण भी हो, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ में होगा तो क्या कहलाएगा रेडॉक्स। यानी अब इस ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाएगा, या फिर ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सी से याद आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सी ऑक्सीजन, ऑक्सी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुट जाएगा, अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अवकरण में ऑक्सीजन टूट जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। बस इतना ही लॉजिक काम कराएंगे। अगर कोई किसी में देखना है कि ऑक्सीकरण जुट रहा है तो हम कहेंगे इस पदार्थ के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अगर जिसमें ऑक्सीजन टूट जाएगा तो कहेंगे उस पदार्थ के साथ अवकरण की क्रिया हो रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लॉजिक है, धीरे धीरे हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग पढ़े रेडॉक्स अभिक्रिया में दो एग्जाम्पल आते हैं सर। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत एक आते हैं ऑक्सीकरण, जिसको हम उपचयन कहते हैं, अवकरण को अपचयन कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण ना मिले तो हम इसको कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीकरण ना मिले तो क्या कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीकरण ना मिले, अवकरण ना मिले तो उसको अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण की बात की जाए, ऑक्सीकरण की बात की जाए तो हमने आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन अगर जुटेगा, ऑक्सीजन अगर जुटेगा या फिर हाइड्रोजन अगर टूटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अवकरण में हम देखे थे हाइड्रोजन अगर जुट जाएगा, हाइड्रोजन अगर जुट जाएगा और हाइड्रोजन जुट जाएगा, ऑक्सीजन टूट जाएगा, हाइड्रोजन आके जुटेगा, ऑक्सीजन आके अलग हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। बोले यहां तक क्लियर है बात, कोई दिक्कत है? विथ एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल देखें, चेक करते हैं एग्जाम्पल। तो ऑक्सीकरण में देखो, अगर हम ले लेते हैं बाबू कार्बन, क्या ले लेते हैं, एक ले लिया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर देखें यहाँ पर हम रिएक्शन करवा दिए तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है। अब जैसी रिएक्शन करवा दिए तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन पहले अकेले था ना अकेले, तो कार्बन यहाँ पे अकेले था। अब जैसी रिएक्शन करवाए तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुट गया या टूट गया, जुट गया। तो जुटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण क्या अवकरण, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर CO2 यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा, अब मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुट रहा है तो कहने का मतलब किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। कोई दिक्कत? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो होता है आग को बुझाने में भी मदद करता है। यानी आग को बुझाने में मदद करने वाला एक गैस है CO2। जैसे O2 क्या करता है, O2 माने ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक आग नहीं लगेगा। यानी आग लगने के लिए, ज्वलन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार होता है। ऑक्सीजन रहेगा तभी कहीं पे आग लग सकता है, अन्यथा आग नहीं लग सकता है। यानी कहने का मतलब अगर हम कोई ग्लास ले लेंगे, यहाँ एग्जाम्पल में कभी ना कभी आपको हम समझा देंगे। ग्लास ले लेंगे, कांच का ग्लास आप लोग घर पे ले लेना, और एक तिली, क्या है तिली मतलब माचिस का तिली, जला करके उस कांच के ग्लास में धर के और उसके बाद ऊपर से आप हाथ से उसको कस के चाप लेना। उसमें ऑक्सीजन इन नहीं करेगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं तो एक समय देखना कि वो कांच जो तीली है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। सर ऐसे भी तो बुझ जाता है। तो कहने का मतलब सर तीली को हटा दो, एक छोटा सा कैंडल ले लो। कैंडल को क्या करो, उस कांच के ग्लास में क्या कर दो, जला के रख दो, छोटा सा कैंडल। उसके बाद ऊपर से आप दबा के रख दो, क्या, हाथ से दबा के उस कांच के ग्लास में रखो। कुछ समय में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ऑक्सीजन उसमें नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिक कैंडल बुझ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गैस किसी चीज को हल्का बनाता है या भारी बनाता है वो भी समझाते हैं सर। देखना आपने बलून देखा होगा, बलून में क्या होता है, जब गैस भरते तो ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ऐसे बलून को हम ऐसे छोड़ देंगे, जैसे बलून मिलता है ना, जब तक उसको नहीं फुलाएंगे तब तक वो तो हवा में नहीं तैरेगा। जैसे ही फुला देते तो हवा में क्या हो जाता है, तैरने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही फुलाएंगे तब हवा में तैरता है। तो हवा में किसी में हवा भर जाने से हल्का होगा या भारी, हल्का होगा ना, हल्का। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए क्या करेंगे सर, बलून तो सब जानता है कि वो हल्का होता है तो और हल्का हो गया होगा, लेकिन हम उसको एग्जांपल के तौर पे सर
किसी वस्तु के अंदर अगर गैस भर जाए तो वो क्या सही है या गलत है उसको भी समझते हैं सर। एक कांच का ग्लास ले लो, माचिस की तीली जला के कांच के ग्लास में भर दो, उस पर कस के तोप दो हाथ से, कुछ समय के बाद जब उठाओगे तो कांच का ग्लास भी आपके साथ उठ जाएगा, आपके हाथ के साथ उठ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कांच के ग्लास में गैस भर गया, गैस भरने के बाद बताओ कांच का ग्लास भारी था, उसको भी आपका हाथ मतलब बिना पकड़े हाथ ऐसे किए हो आपके गिलास आपके हाथ में वो सड़ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर गैस भर जाता है तो कोई भी चीज हल्का भी हो जाता है। ये भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल पे घर पे करके देखोगे और नहीं तो फिर हम आपको विथ एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझा देंगे कभी ना कभी, ठीक है ना। शॉर्ट्स में आप लोग देख लेना। अब ध्यान दो, अब देखो CO2, अब उसी तरह हम देखते हैं बाबू सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है, सल्फर अलग है। इधर देखो SO2 बन गया ना, सल्फर डाइऑक्साइड। जब बन गया यहाँ पर बताओ कि ऑक्सीजन जुट रहा है या टूट रहा है? जुटना, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? आगे चलते सर। Zn जिंक के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिए, यहाँ ऑक्सीजन जिंक से अलग है, जैसे इधर आया था ZnO बन गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है या टूट रहा है? जुट रहा है। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या अवकरण? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए किसका? ऑक्सीकरण। अब उदाहरण समझते हैं अवकरण का, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे हम इसको रिएक्शन करवा दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड से, जैसे रिएक्शन करवा दिए तो देखना ध्यान से। MnO2 जैसे रिएक्शन करवाए तो देखना यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जब बताओ प्लस इसका आयनों का आदान प्रदान होगा ना, तो यहाँ हाइड्रोजन कर लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो हमेशा जले बनाएगा, तो देखो यहाँ जल बना दिया। अब देखो यहाँ इसका प्लस और इसका माइनस, MnCl2, ठीक है। यहाँ जैसे बना दिया देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि ऑक्सीजन यहाँ था हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ ऑक्सीजन, अब देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो था नहीं पहले, नहीं ना था, तो बताओ हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो गया ना, हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो गया। देखो दो क्रियाएं हो रही है, यहाँ पर ध्यान देना, हाइड्रोजन का अलग भी होना है, हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी अलग हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन भी अलग हो रहा है। हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ आके जुट रहा है ना। तो बताओ यहाँ दो क्रियाएं हो रही है, ऑक्सीजन का भी टूटना, ऑक्सीजन का भी टूटना हो रहा है और हाइड्रोजन का भी टूटना हो रहा है। हाइड्रोजन का जुटना कहाँ हो रहा है? ऑक्सीजन भी टूट रहा है, हाइड्रोजन भी टूट रहा है। तो कहने का मतलब है, हम पढ़ा है सर, ऑक्सीजन का भी देखो, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण। यानी यहाँ पर ये जो समीकरण हम लिखे हैं, यहाँ पर दोनों क्रियाएं संभव हो रही है, ऑक्सीकरण भी अवकरण हो रहा है ना, यहाँ पर दो क्रिया संपन्न हो रहा है ना। तो कह सकते हैं ये समीकरण को हम रेडॉक्स समीकरण कह सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है, जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। अब केवल एक एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ क्लोरीन के साथ हम लोग क्या करवा रही है? रिएक्शन। यहाँ हाइड्रोजन अलग है ना, अब क्लोरीन गैस भी अलग है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिए HCl। जैसे ही देखे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अलग था, क्लोरीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवा के जुट गया, तो हाइड्रोजन का जुटना, सर हाइड्रोजन का जुटना अवकरण क्या कहलाएगा? उसी प्रकार और भी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ रिएक्शन करवा दिए तो क्या हो जाएगा सर? H2S, है ना। तो H2S यहाँ दिखा दिया, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन जुट रहा है या अलग हो रहा है? जुट रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ बताओ कॉपर है, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, देखो CuO, ठीक है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड इसको कह सकते हैं। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन अलग है कि जुटा है? हाइड्रोजन अलग है कि जुटा हुआ? जब अलग है, जैसी रिएक्शन करवा दिए तो ऑक्सीजन तो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो हम बताओ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जुटना है या टूटना? किसके साथ जुट रहा है आगे? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ जुट रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आके जुटा है, तो बताओ हाइड्रोजन जुटना क्या कहलाएगा? अवकरण क्या कहलाएगा? यहाँ तो कोई आपत्ति? आगे समझते हैं सर। जिंक ऑक्साइड, इसको हम करवा दिए किससे? कैल्शियम से। किससे करवा दिए? कैल्शियम से। अब कैल्शियम बताओ Zn से ज्यादा पावरफुल कौन है? जिंक से ज्यादा पावरफुल कौन है? बताओ जिंक से ज्यादा पावरफुल कौन है? कैल्शियम। आपको बता देना यहाँ पर, है ना, बता देना, याद है, एक लाइन दिखा देना। तो कैल्शियम जिंक से ज्यादा पावरफुल है, तो जैसे जिंक से ज्यादा पावरफुल होगा बाबू, तो जिंक को हटा के कैल्शियम वहां पर बैठेगा, अरे कैल्शियम बैठेगा, और कैल्शियम बैठ गया यहाँ पर के ऑक्सीजन के साथ आके बैठ गया ना, ऑक्सीजन के साथ आके बैठ गया। बताओ कि अब इसको जिंक को देखो, अकेले है, तो बताओ जिंक से ऑक्सीजन टूट गया या जुट गया? सोचो ध्यान से, जिंक के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे था, अब रिएक्शन करवा दिए तो जिंक तो हो गया अकेले। यहाँ पर देखो, या फिर तुलना करो, देखो बाबू ये जिंक है, अब यहाँ पर जिंक को देखो,
जिंक के साथ पहले क्या था? ऑक्सीजन था। अब जिंक के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जिंक से टूट गया कि जुट गया? तो ऑक्सीजन का टूटना भी क्या कहलाता है? बात समझ में आ गया था? कोई दिक्कत? यानी ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। बस ये थोड़ा सा लॉजिक है बुआ, इसको आपको ध्यान में रखना। आप समझते हैं? नोट पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं बाबू, ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। दिखा दिया आपको, देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन है, जुट रहा है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है? टूट रहा है, लेकिन किसी न किसी के साथ तो जाके जुट रहा है। जुट रहा है ना? किसी ना किसी के साथ तो जाके जुटिए ना रहा है आखिरकार। तो ऑक्सीकरण जहां होगा वहां अवकरण भी होगा, और जहां अवकरण होगा वहां ऑक्सीकरण भी होगा। एक दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होगी तो उसको क्या कहेंगे? बोलो दिक्कत? तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया बाबू के रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जहां जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं संभव होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बोलो दिक्कत? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? दिक्कत ना? अब आगे चलते सर। दूसरा नोट पॉइंट में देखते हैं बाबू, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ध्यान से समझ लेना, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आगे तक काम करेगा बाबू। जिसका ऑक्सीकरण होता है, बोल क्या रहा है? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक पदार्थ कहते हैं। बात समझ लो, बहुत बड़ा बात यहाँ पे बोला जा रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक पदार्थ कहते हैं। उल्टा दिखा रहा है, जिसका अवकरण होता है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक, और जिसका अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक। हम वहां समझने से पहले यहां चेक कर लेते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, यहां ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का जुटना। देखो यहां ऑक्सीजन टूट रहा है, किससे? जिंक से। ऑक्सीजन किससे टूट रहा है? जिंक से। किसमें आगे जुट गया? कैल्शियम में। किसमें आगे जुटा है? बात समझो, तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, तो जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण की अवकरण ऑक्सीकरण। अरे कैल्शियम आके जुटा, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन आके जुटा है, तो जेकरा साथ ऑक्सीजन जुटता है तो जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो केकरा साथ ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, और जिसके साथ ऑक्सीकरण होगा उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे? यानी कैल्शियम यहाँ पर क्या है? और जिंक क्या है? ऑक्सीकारक। समझ में आ गया? कितना अच्छा बात बता दी यहाँ पे, हम वहां पे भी समझेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ गया? ये देखो, है ना? अब देखो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिए। हाइड्रोजन के साथ क्या करवा दिए? जैसे रिएक्शन करवाए तो देखो कॉपर अलग हो गया, आयन जल अलग हो गया। बात समझना सर। अब यहाँ पर देखो, कॉपर पहले था ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन टूट गया, तो कॉपर के साथ क्या हुआ? यानी ऑक्सीजन का टूटना हुआ। जब ऑक्सीजन टूटता है तो क्या कहलाता है? अवकरण के ऑक्सीकरण? अवकरण। तो अवकरण किसका हुआ? कॉपर का। जब अवकरण कॉपर का होगा तो यह क्या? जिसका अवकरण वो कैसा पदार्थ? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। बोलो चमका नहीं चमका? कोई दिक्कत? आप समझते हैं सर। यहां हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, पहले अकेले था, अब देखो ये हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ आके हाइड्रोजन जुट गया, सॉरी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण हुआ सर, ऑक्सीकरण हुआ किसका? हाइड्रोजन का। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे? जो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कौन सा पदार्थ कहेंगे? अवकारक। बोलो दिक्कत? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन अगर दे दे, रिएक्शन दे दे और बोलेगा कि बाबू एकरा में अवकारक पदार्थ बताओ, ऑक्सीकारक पदार्थ बताओ, नहीं बता दोगे? और भी समझते एग्जाम्पल के साथ। H2S क्लोरीन के साथ रिएक्शन, जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिए तो H2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl के साथ, यानी HCl बना दिया। तो यहां पर ध्यान देना कि हाइड्रोजन किसके साथ था? सल्फर के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ था? सल्फर के साथ। तो हाइड्रोजन यहां से टूट गया, यानी कहने का मतलब यहां पर देखो, सल्फर था पहले हाइड्रोजन के साथ, तो यहां ध्यान देना अभी क्या अकेले है कि साथ में? अकेले है। जब अकेले है तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ टूट गया, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? कौन क्रिया हुआ? हाइड्रोजन का टूटना। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण, इसके साथ हुआ सर ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण इसके साथ हुआ है तो जिसके साथ ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक पदार्थ कहते हैं। ये कहने का मतलब सल्फर क्या है? अवकारक है। जिसके साथ ऑक्सीकरण वो पदार्थ अवकारक। दिक्कत? आप समझते हैं सर। क्लोरीन पहले अकेले था,
लेकिन अब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ आके जुट गया। तो जब हाइड्रोजन जुटता है तो अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन जुटा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और जिसके साथ जुटता है उसके साथ बताओ, जिसके साथ जुटता है वो क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सी। देखिए यहाँ समझ वाले, जिसके साथ जुटता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जुटना अवकारक, और जब अवकारक की क्रिया जिसके साथ हो रही है बाबू वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा ना। बोलो दिक्कत। यानी हमारे लिए अवकारक हो गया सल्फर इस समीकरण में, ऑक्सीकारक हो गया क्लोरीन। आगे समझते हैं सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है जल। तो बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया, आपस में बन गया जल। तो बताओ हाइड्रोजन पहले था अकेले, था ना, अब ऑक्सीजन जाके इसमें जुट गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पहले अकेले था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जुटा, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा होगा। तो बताओ कि हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीकारक या अवकारक? जिसके साथ ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक कहलाएगा। बोलो दिक्कत, देखो दिक्कत। अब समझते सर अगला जेडलो, उसके साथ आके जुट गया क्या? कार्बन। अब जब कार्बन आके रिएक्शन करवा दिया तो हमारा देखो इसको क्या बोलते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो बार बार हम लोग नाम भी याद करते चलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है बाबू, अब देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन किसके साथ था? जिंक के साथ। तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हुआ या जुट गया? जिसके साथ ऑक्सीजन अलग होगा, देखो ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन का टूटना कहलाता है अवकरण। तो बताओ अवकरण किसका हुआ? जिंक का। अवकरण किसका हुआ? तो ये कैसा पदार्थ? ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत? बोले यहाँ तक तो बाबू दिक्कत दूर हो गया होगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन था, टूट गया, जिंक अकेले हो गया, कार्बन अकेले था, ऑक्सीजन आके जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण की क्रिया किसके साथ हुई है सर? कार्बन के साथ। तो कार्बन हमारे लिए ऑक्सीकारक पदार्थ की अवकारक पदार्थ। तो बताओ कि अगर कोई रिएक्शन आपको दे, हम एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा दिए, जब रिएक्शन दे तो क्या नहीं निकाल दोगे कि कौन पदार्थ अवकारक है और कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है? निकल जाएगा। किसके साथ ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हो रही है, किसके साथ अवकरण की क्रिया संपन्न हो रही है? निकल जाएगा। आगे समझते हैं सर, दैनिक जीवन में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पूछता है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो क्या क्या हो सकता है हमारे दैनिक जीवन में। सबसे पहला भोजन का पचना। भोजन का पचना, तो भोजन देखो टूटता है, नहीं टूटता है? जैसे भोजन टूटता है C6H12O6 ग्लूकोज में टूटता है ना, विखंडित होता है। तो दोनों क्रियाएं हम बताए, जहां ऑक्सीकरण होगा वहां अवकरण भी होगा, ऑक्सीकरण होगा तो अवकरण भी होगा। टूटना का एक और कारण है अपघटन की क्रिया भी होगी। यानी अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि भोजन का पचना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, सही जवाब। अवकरण कहलाता है, सही जवाब। अपघटन कहलाता है। बोलो दिक्कत? हाँ। आगे चलते, भोजन को दुर्गंधित होना यानी भोजन कभी कभी गंध देने लगता है। तो भोजन गंध कब देता है? जब भोजन बहुत लंबे समय तक खुली अवस्था में रखा जाता है। तो खुली अवस्था में जब उसको हम रख देते हैं तो ऑक्सीजन बाहर में है, पानी तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन बाहर में है। तो जब इसका साथ ऑक्सीजन, उसमें नमी भी, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वो दुर्गंधित कर देता है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं सर? अभी तक तुम लोग सुने हो कि इमली का पानी कभी खराब होता है? सुना है, क्योंकि वो क्या है? खट्टा है ना। तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए उसमें सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं। कौन अम्ल मिलाते हैं? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया किसमें जाता है सर? नींबू, खट्टा पदार्थ। तो खट्टा पदार्थ कभी खराब नहीं होता है। दही तुम सुना है कभी खराब हो गया है? कि तुम लोग खट्टा लेकिन बढ़िया लगता है ना। तो खट्टा चीज खराब नहीं होता है, यानी आपको बचाना है तो उसमें सिट्रिक अम्ल मिला दीजिए, वो कभी खराब नहीं होगा। कभी का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक, कुछ समय मतलब ज्यादा दिन तक आप उसको रख सकते हो ढंग से, ज्यादा दिन तक क्या कर सकते हो? अच्छे तरीके से रख सकते हो। ये हो गया सर। यानी कहने का मतलब है कि भोजन को दुर्गंधित होना है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण ही ज्यादा देगा ऑप्शन में। यानी कहने का मतलब ऑप्शन दे कि भोजन को दुर्गंधित होना कारण ऑक्सीकरण, अवकरण बड़ी कम रहता है। अभी तक ऑक्सीकरण दिया ज्यादातर। भोजन में क्या क्या पाया जाता है सर? भोजन में पाया जाता है वसा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसको दुर्गंधित कर देता है, खराब कर देता है। बचाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले सिट्रिक अम्ल मिला सकते हैं, या उसका एक और उपाय रेफ्रिजरेटर में ठूस के रख दो। रेफ्रिजरेटर में जब ठूस को उसको रख देते हैं तो क्या होता है? अरे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज बोलते हैं, क्या होता है? फ्रिज में जब उसको रख देते हैं तो फ्रिज में क्या फ्रीऑन गैस निकलती है। कौन गैस निकलती है? फ्रीऑन गैस। उसको जानते हो नष्ट होने से मतलब उसके साथ
ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकृत नहीं होने देता उसको। जब ऑक्सीकृत नहीं होने देगा तो बताओ खराब होगा? नहीं होगा खराब। यानी कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में। कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में। कोई दिक्कत? अब समझते हैं सर। धातु के संचारण में, तो धातु के संचारण में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव है सर? हम जब लोहा को रख देंगे लंबे समय तक कहीं पे खोल करके रख देंगे ऐसे ही लोहा को, जब लोहा को लंबे समय तक ऐसे ही रख देते हैं ना, तो क्या होता है? लोहा क्या करता है? वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन करता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? नमी को भी एकत्रित करता है और लोहे के साथ मिला करके उसको रिएक्शन करवा देता है, और रिएक्शन करवा के उसको क्षरण करने लगता है, झरने लगता है। और यहाँ पर जंग का सूत्र है सर, लोहा यानी Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, Fe2O3 बना देगा, यही जंग का सूत्र भी है, ठीक है ना। तो जब जंग का सूत्र है बाबू ये, तो ये जंग क्या हो जाता है? लोहा को संचारण करने लगता है ना, खराब कर देता है। आगे चलते हैं सर। ईंधन का होना, ईंधन का होना कहने का मतलब ईंधन बोले दहन का होना। दहन माने जलना। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई जलेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। क्या जरूरी है? यानी आग लगाने के लिए क्या चाहिए सर? बगल में आ रहा है एगो पर्व जिसका नाम है होलिका दहन। क्या नाम है? होलिका दहन। अगर होलिका दहन है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बताओ होलिका दहन हो पाएगा? नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आग जलाना है तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो होलिका दहन भी खत्म हो जाएगा। होगा? तब देखो सर, फिर दहन। दहन किसे कहते हैं सर? दहन का मतलब जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। सर दहन किसे कहते हैं सर? जब कोई पदार्थ O2, दहन करने का मतलब जलना। अब जलेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन होगा तो जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। तो देखो, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उष्मा और ताप उत्पन्न करता है, सॉरी उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है। अब किसी चीज को हम जलाएंगे तो उसमें से हीट एब्जॉर्ब होता है ना जी, हीट क्या होता है? रिलीज होता है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। तो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं दहन। पदार्थ दहन के आधार पर, यानी पदार्थ को जो दहन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाबू दहनशील, एक होता है अदहनशील। सर ये दहनशील है, ये जलेगा? नहीं जलेगा। ये रे अगर हम जलाएंगे तो नहीं जलेगा। ये है दहनशील। कुछ है दहनशील। सर ये दहनशील है क्या? कागज दहनशील है? लकड़ी दहनशील है? कपड़ा दहनशील है? पत्थर दहनशील है? नहीं। तो दहनशील एक होता है अदहनशील। तो दहनशील का उदाहरण जो जल जाए, और अदहनशील का उदाहरण जो ना जले। सर आदमी जलता है, आदमी दो तरीके से जलता है, किसी का तरक्की देखकर, और मरने के बाद, ठीक है ना। तो किसी का तरक्की देखकर जलता है उसको दहनशील नहीं कहते हैं, मरने के बाद जो जल जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आदमी के प्रकार से जलेगा, दो प्रकार से। पहला प्रकार, किसी के तरक्की को देखकर या केकरो सुंदरता को देखकर। कितना बढ़िया से बोला, अंदर से लग रहा है कि अब ज्यादा, अब कहने का मतलब कि ज्यादा लगा लिया फाउंडेशन तो थोड़ा चमके लगेगा। अरे इतना सुंदर कैसे हो गई? ब्यूटी पार्लर के लिए कहाँ के लिए है ना। तो किसी के तरक्की को देखकर या किसी की सुंदरता को देखकर। दूसरा, मरने के बाद लेटा दो और नीचे से आग लगा दो, एकदम धर धरा के जल जाएगा, हड्डी वड्डी सब खत्म। अब समझो सर, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जल उठता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जल उठता है उसे हम बोलते हैं ज्वलन ताप। आपने समझा होगा, माचिस की तीली जब जलाई होगी तो सर कुछ देर के बाद माचिस की तीलियां में आग लगती है, कुछ समय तक उसका जो ऊपर में फास्फोरस लगा रहता है केवल वही जलता है। तो जब तक लकड़ी अपने न्यूनतम ताप मतलब ज्वलन ताप पर जब तक नहीं आएगी तब तक लकड़ी नहीं जलेगी। आ गया समझ में? उसको बोलते हैं बाबू ज्वलन ताप। फिर होता है बाबू देखो ज्वाला। ज्वाला होता है दो प्रकार का। ज्वाला के प्रकार का? दो प्रकार का। एक प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में अपना प्रकाश होता है, बस उसके एग्जाम्पल पर समझ लो कि प्रदीप्त होगा जो जलने पर चमकता है, एवं अप्रदीप्त होगा जलने पर कम चमकता है। ठीक है, एगो जलने पर अधिक चमकेगा, वो जलने पर कम चमकेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है प्यारा प्यारा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये होता है समाप्त। और जो यहाँ पर सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम सुने हैं ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, है ना, अम्ल है ना, अम्ल भस्म और लवण है। अम्ल भस्म और लवण का जो चैप्टर है उसमें हम लोग अच्छे तरीके से सभी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे कि सिट्रिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सब लोग। समझ में आया? चलो नोट करो जल्दी से।